अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने MBBS कर लिया है या आप करने वाले हैं तो आपके लिए आगे क्या क्या कैरियर पाथवेज खुले हैं। ये वीडियो जो मुख्तलिफ अवेलेबल कैरियर पाथवेज हैं उसके बारे में एक ब्रीफ समरी पेश करेगी, तमाम कैरियर पाथवेज को थोड़ा टच करेगी। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखिए, ये आपको बताएगी कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले सारी ऑप्शंस सुन लीजिए, थोड़ा आपको उन सारे के बारे में पता चल जाएगा। फिर अपने सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए उनमें से 2 या 3 पाथवेज जो है ना उनको चुनिए कि ये मेरे लिए सूटेबल है, फिर उन पर मजीद रिसर्च कीजिए और उनमें से एक को फाइनल कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा जो ये चाहते हैं कि हमने MBBS तो कर लिया लेकिन अब हम मजीद बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते। उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो ये है कि वो अपनी जनरल प्रैक्टिस में चले जाए और अपना GP क्लिनिक खोलें। आप GP क्लिनिक को कभी अंडररेट ना कीजिएगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त काम है क्योंकि आप बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाते हैं, आपको मजीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मर्ज़ी के शहर, अपनी मर्ज़ी की जगह में, अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने बॉस खुद हैं, ठीक है, आपको किसी की सहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक कामयाब और थ्राइविंग GP बनने के लिए आपको अपने अंदर 3 अहम खूबियाँ पैदा करने की ज़रूरत होगी। सबसे पहली जो खूबी है वो अवेलेबिलिटी है। अगर आपने कामयाब GP बनना है तो आपको अपनी क्लिनिक को काफ़ी टाइम देने की ज़रूरत है। आपको उन टाइम से अवेलेबल होने की ज़रूरत है जबकि दूसरे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। देखें, किसी का बच्चा अगर बीमार है तो उसके लिए सबसे कीमती डॉक्टर वो है जो उसको अवेलेबल है। एक बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर अगर उसको अवेलेबल ही नहीं है तो उसके किस काम का। तो प्लीज़ अवेलेबल रहिए। खास तौर पे उन टाइम्स में ज़रूर क्लिनिक में बैठें जो आपने अपने बोर्ड के ऊपर एडवर्टाइज़ किए होंगे, डॉक्टर साहब इतने बजे लेके इतने बजे तक बैठेंगे, तो प्लीज़ आप अवेलेबल हो क्लिनिक में। नंबर 2, पोलाइटनेस। GP एक दुकानदार है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पेशेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट के साथ पोलाइट हो। और तीसरी बात है कॉम्पिटेंस। देखिए, कॉम्पिटेंस भी बहुत ज़रूरी है लेकिन नोट कीजिएगा नंबर 3 के ऊपर आ रही है। और कॉम्पिटेंस के मतलब ये है कि एक GP को थोड़ा हर चीज़ का पता होना चाहिए। इसलिए हमारी आपको जो एडवाइस है कि अगर आप GP बनना चाहते हैं तो आप एक की बजाय 2 साल का हाउस जॉब कीजिए। पहले साल का हाउस जॉब तो सभी ने करना है जिसमें 3-3 महीने की 4 स्लॉट्स आपने करनी है। मेडिसिन सर्जरी आपको करनी ही करनी है। इसके साथ जो मेडिकल लाइन में बराए मेहरबानी पीडियाट्रिक्स लीजिए। ये थोड़ा मुश्किल जॉब होता है लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड सर्जरी एंड अलाइड में गायनाकोलॉजी लीजिए। आधी पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन है और जो दूसरा साल है उसमें 2-2 महीने की 6 रोटेशन कीजिए। ENT, आई, डर्मेटोलॉजी, स्काइट्री बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके बहुत पेशेंट आते हैं और फिर 2 महीने के लिए अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग लें और आखिरी 2 महीने फिर जाते जाते मेडिसिन में गुजारें क्योंकि मेडिसिन हर चीज़ की मदर है। इस तरीके से अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि अपने पेशेंट्स के साथ बहुत पोलाइट हैं और अपनी कॉम्पिटेंस को आप जो है ना ऊपर लेके आएंगे बाय डूइंग दिस 2 years ऑफ रोटेशन ऑफ हाउस जॉब, तो आप बिल्कुल रेडी हैं GP बनने के लिए। अब आप बेशक अपने इलाके के सबसे पॉपुलर, सबसे बिजी GP के सामने क्लिनिक खोल लें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो अब आइए दूसरे नंबर पे हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो कहते हैं कि हमने GP तो नहीं बनना लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, मैं भी 2-1 साल मज़ीद, लेकिन इससे ज़्यादा पढ़ने की हिम्मत नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आपके लिए भी बेतहाशा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप क्लिनिकल साइड पे जाना चाहते हैं तो MCPS एंड डिप्लोमा की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस वक्त तकरीबन कोई 22 मुख्तलिफ किस्म की स्पेशलिटीज़ में MCPS ऑफ़र हो रहा है। तो और अगर आप बेसिक साइंसेज में इंटरेस्टेड हैं तो फिर MPhil, ठीक है, MPhil भी एक 2 साल का प्रोग्राम है। तो अब है ये कि अगर आप क्लिनिकल साइड में जाना चाहते हैं तो आजकल बहुत पॉपुलर MCPS और डिप्लोमा जिसकी आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो एनेस्थीसिया है, आई है, ENT है, डर्मेटोलॉजी, स्काइट्री, चाइल्ड हेल्थ यानी पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी वगैरह। अगर आप इनमें डिप्लोमा या MCPS कर लेंगे तो टीचिंग हॉस्पिटल्स में तो नहीं लेकिन पेरीफ्री यानी DHQ, THQ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छे इम्कान आता है कि आप वहाँ पे बहुत अच्छे एडजस्ट हो जाएंगे और फिर ज़ाहिर है फिर प्राइवेट प्रैक्टिस भी। तो अब इसके लिए जो अहम बातें आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है कि इसके जो प्रोज हैं वो ये है कि आपको किसी पार्ट 1 देने की ज़रूरत नहीं है, ना MCPS के लिए ना डिप्लोमा के लिए इनका कोई पार्ट 1 नहीं होता, बल्कि इनका सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन होती है जो कि आपने करनी होती है। आम तौर पे जिन हॉस्पिटल्स में आप अपनी ट्रेनिंग करना चाहेंगे वहाँ पे भी एंट्री के लिए कोई लंबे चौड़े एग्ज़ाम नहीं होते। अक्सर हॉस्पिटल्स तो सिर्फ ताल्लुक, कहने, सिफारिश, मिन्नत तले की बुनियाद पे आपको ले लेते हैं या कोई छोटा मोटा उनका बुनियाद बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम होता है इसके लिए। तो एक दफ़ा जब आपको
MCPS में या डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाए तो आपने अपनी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम देना है। अगर आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर DHQ THQ लेवल के ऊपर एंड आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि अब आप एक स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, अब यह है कि ये ट्रेनिंग आप कहाँ कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज़ाहिर है एक तो सरकारी जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप कर सकते हैं, लेकिन अक्सर गवर्नमेंट के टीचिंग हॉस्पिटल MCPS प्रोग्राम्स नहीं ले रहे किसी वजह से, लेकिन डिप्लोमास ऑफ़र करते हैं। यूजुअली वो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आप गवर्नमेंट के सिलेक्टी MO हैं तब तो आप डेपुटेशन लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्टी MO नहीं हैं तो फिर शायद ये आपको किसी और चैनल के थ्रू आने की ज़रूरत होगी, यानी आपको इसका स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। दूसरी जो ऑप्शन है, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जगह नहीं मिल रही है या आपको आपकी पसंद की स्पेशलिटी नहीं मिल रही है, तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड हैं वो आम तौर पे MCPS एंड डिप्लोमास करवा रहे होते हैं। और इसी तरीके से मुल्क में जितने CMH हैं मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं वो भी सारे MCPS एंड डिप्लोमास करवा रहे हैं और सिविलियंस को लेते हैं। ठीक है, तो आप उनके साथ रजिस्टर हो जाइए एंड उनके थ्रू आप MCPS और डिप्लोमा कर सकते हैं। प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर और CMH में ये है कि वो या तो आपको स्टाइपेंड नहीं देंगे या फिर स्टाइपेंड कम होगा, लेकिन ये एक मजबूरी है। आप इस पर बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्तार ना हो। ये सोचिए कि आपने पीछे 5 साल MBBS भी तो पे करके किया है, तो ये 2 साल भी सही, क्योंकि इसके बाद आप स्पेशलिस्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छा, अब आइए उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमने तो एक्सेल करना है, हमने तो मेजर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। तो बिल्कुल मेजर पोस्ट ग्रेजुएशन की भी ऑप्शन है, यही तो मेडिसिन के मज़े हैं, हर किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए मेजर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके पास FCPS और MD-MS का रास्ता खुला है, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो जो 3 रिकग्नाइज्ड पाथवेज़ हैं वो UK, USA एंड आयरलैंड है। गरचे और ममालिक भी हैं, लेकिन वहाँ के पाथवेज़ इतने ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश नहीं हैं। बाकी मुल्कों का आप सिर्फ तभी सोचें अगर आपके पास स्पेशल प्रिविलेज है वहाँ जाने का। मिसाल के पास आपके पास कोई सेकंड पासपोर्ट है, आपकी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस है, या कोई बच्ची है जिसका वहाँ शादी हो गई है, उसके हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में आज आया, फिर उसको ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से सोचना है। तो वरना अदरवाइज़ ये 3 ममालिक जो है ना, UK, USA एंड आयरलैंड, और एक चौथा भी है मिडल ईस्ट जिसका हम आखिर में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखें कि पाकिस्तान में मेजर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट ऑप्शन तो FCPS है, लेकिन उसके साथ आजकल MD और MS भी अवेलेबल है। MD-MS का पहले ये प्रॉब्लम होता था कि सऊदी अरब इसको नहीं लेता था। अब सुना है कि पिछले 2-3 महीने से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है और उन्होंने MD-MS के को भी रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया हुआ है, लेकिन FCPS की रिकग्निशन शायद बहुत बेहतर है। अच्छा, अब इसमें आएगा कि आप MD या MS करना चाहते हैं या FCPS करना चाहते हैं, तो इन दोनों के लिए आपको पार्ट 1 करना पड़ेगा। FCPS के पार्ट 1 को तो पार्ट 1 ही कहते हैं, तो MD और MS के पार्ट 1 को JCAT कहते हैं, यानी जॉइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट। तो MD-MS जो है पंजाब में वो UHSKEMC के साथ यानी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर लेता है, और FCPS तो सेंट्रलाइज्ड है, पूरे पाकिस्तान के लिए कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन लेता है। इसका पार्ट 1 के लिए जो है ना वो साल में 4 दफ़ा होता है FCPS का और 2 दफ़ा होता है MD-MS का। और ये पार्ट 1 जो है ये सिर्फ MCQs पे मुश्तमिल है। एक दफ़ा जब आप पार्ट 1 कर लेते हैं तो अब आपको ज़ाहिर है अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी है। अब आप ट्रेनिंग कहाँ करें, इसकी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप गवर्नमेंट के टीचिंग हॉस्पिटल्स में जाएँ। ठीक है, वो तकरीबन हर स्पेशलिटी में और मेजर स्पेशलिटी में तो यकीनन आपको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वहाँ पे इंडक्शन होती है सेंट्रल इंडक्शन, यानी सेंट्रल CIP सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत आप वहाँ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि सेंट्रल इंडक्शन वाले अपना पोर्टल खोलते हैं जनवरी में और जुलाई में, साल में 2 दफ़ा इंडक्शन लेते हैं। आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जो मुख्तलिफ जो डाटा है वो आप उसमें सबमिट करेंगे। अब बात यह है कि जितने भी लोग सेंट्रल इंडक्शन में अप्लाई कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है उन सब ने MBBS किया होता है, सब ने पार्ट 1 किया होता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को इंडक्शन मिल जाती है और कुछ को नहीं मिलती, या अपनी पसंद की जगह या अपनी पसंद की स्पेशलिटी में नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि सेंट्रल इंडक्शन में पार्ट 1 के अलावा 5 कम से कम और क्राइटेरिया हैं जिनको इन अकाउंट लिया जाता है। तो आपको इन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इनमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका मेरिट अच्छा होगा, आप अपनी पसंद की स्पेशलिटी अपने पसंद की इंस्टीट्यूशन में ले सकेंगे। ये 5 चीज़ें कौन सी है? नंबर 1 रिसर्च। ठीक है ना, रिसर्च के टोटल मैक्सिमम आप 5 नंबर ले सकते हैं, और आपको हर पेपर जो आपका रिकग्नाइज्ड जर्नल में पब्लिश हुआ हुआ है, और रिकग्नाइज्ड जर्नल की लिस्ट जो है वो CIP के पोर्टल के ऊपर होती है, आपको हर पेपर के 2.5 मार्क्स यानी 2.5 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपने 2 पेपर पब्लिश किए हुए हैं तो भी 5 मिलेंगे, और 5 पब्लिश किए हुए हैं तो भी 5 मिलेंगे, इससे ऊपर नहीं। दूसरी जिस चीज़ को वो वेटेज देते हैं
वो यूनिवर्सिटी पोजीशन है। हर दफ़ा हर यूनिवर्सिटी मतलब हर प्रॉफ में अगर कोई पोजीशन है तो आपको 1 नंबर मिलता जाएगा। लेकिन प्लीज़ ख्याल रखिएगा, ये मेडिकल कॉलेज में पोजीशन की बात नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी में पोजीशन की बात हो रही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को क्रेडिट मिलता है, लेकिन 1 नंबर मिलता है हर दफ़ा का। तो मिसाल तौर पर अगर 3 प्रॉफ में आपकी पोजीशन है तो आपको 3 नंबर मैक्सिमम मिल जाएंगे। अगर आपने 5 में लिया तो फिर 5 नंबर मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ जिसको वो कंसिडर करते हैं वो हाउस जॉब है। अगर आपने हाउस जॉब अपने मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल में किया तो 5 नंबर मिलेंगे, वरना कहीं पे भी और किया तो 2.5 नंबर मिलेंगे। इसलिए खाम खा इधर उधर ना जाया करें। जहाँ आपने 5 साल स्पेंड किया उस मेडिकल कॉलेज में 1 साल हाउस जॉब भी वहीं कर लीजिए, वरना अदरवाइज यू विल लूज़ वेरी प्रेशियस 2.5 मार्क्स। एक मार्क के ऊपर आपका मेरिट जो है वो ख़राब हो रहा होता है। और चौथी जो बात है वो ये है कि आपने प्रेफरेंस कहाँ की दी है, आप कहाँ ट्रेन होना चाहते हैं। अगर आपने अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन यानी जहाँ से आपने MBBS किया है उसी के अस्पताल की ऑप्शन दी है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने किसी भी और अस्पताल की दी है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। और 5वीं चीज़ जिसको कंसिडर किया जाता है मेरिट बनाते वक्त वो आपका एक्सपीरियंस है, और इसके 20 मार्क्स हैं। देखिए पीछे जो हमने 4 चीज़ें बताई थी उनके कलेक्टिवली 20 मार्क है, एक्सपीरियंस अकेले के 20 मार्क्स हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। अब एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ सरकारी एक्सपीरियंस काउंट होता है, यानी जो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया। क्यों? इसलिए कि CIP गवर्नमेंट अस्पताल में आप लेने जा रहे हैं तो जाहिर है सरकार आपको सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में काम करने का क्रेडिट देगी जो सरकार के अपने अस्पताल हैं। और क्योंकि सरकार ये चाहती है कि डॉक्टर्स जाके पेरीफ्री पे काम करें तो पेरीफ्री को ज़्यादा एक्सपीरियंस के नंबर मिलते हैं, क्रेडिट मिलता है, और टीचिंग हॉस्पिटल्स को कम। तो अगर आपने BH, और दूसरी बात ये है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये 3-3 महीने की स्लॉट्स में मिलता है, यानी कि अगर आपने कहीं पे 5 महीने काम किया तो आपको एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ 3 महीने का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने कहीं 6 महीने काम किया तो आपको 6-6 महीने की यानी 3 महीने की 2 स्लॉट्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसलिए अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ इस तरीके से पूरा करें कि 3 महीने की स्लॉट्स पूरी होती जाए। अच्छा, इसका क्रेडिट इस तरीके से मिलता है कि अगर आपने BHU या रूरल हेल्थ सेंटर में काम किया तो आपको हर 3 महीने के लिए 2.5 नंबर मिलते हैं, टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 नंबर, यानी आपको 2 साल तक क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने THQ या DHQ में काम किया तो आपको हर 3 महीने के लिए 1.5 नंबर मिलेगा। और अगर आपने टर्शियरी किसी हॉस्पिटल में टीचिंग हॉस्पिटल में काम किया तो आपको हर 3 महीने पे 1 नंबर मिलेगा। तो इसके साथ साथ अब जब आप सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में इंडक्ट हो जाते हैं तो फिर ख्याल से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको सेंट्रल इंडक्शन नहीं मिलती है सरकारी अस्पताल में तो दूसरी ऑप्शन ये है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि रिकग्नाइज्ड हों कॉलेज से एंड UHS से, आप वहाँ पे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और इसी तरीके से CMH भी जो सिविलियंस है उनको ट्रेनिंग के लिए लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि जहाँ पे अगर आप CIP में इंडक्ट हुए हैं सरकारी अस्पताल में तो आपको तकरीबन 1 लाख रुपये पर महीना स्टाइपेंड मिलता है। प्राइवेट अस्पताल और CMH आपको या तो स्टाइपेंड नहीं देते या बहुत ही कम होता है, मतलब नॉमिनल 7-8 हज़ार रुपये, या तीसरे चौथे साल जाके 30-35-34-40 हज़ार रुपये, बहुत कम आपको 40 हज़ार से ऊपर किसी का स्टाइपेंड जो है ना वो नज़र आएगा। लेकिन एनीवे जहाँ पे भी आप इंडक्ट हो आप अपनी ट्रेनिंग कीजिए। जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो उसके बाद 2 साल के बाद आपको, बेशक आप MSMD कर रहे हैं या FCPS कर रहे हैं, आपको IMM यानी इंटरमीडिएट मॉड्यूल देना पड़ेगा जो कि एक एग्ज़ाम है। नाउ FCPS का पार्ट 1 और MSMD का पार्ट 1 जहाँ के MCQ पे मुश्तमिल है, ये MCQ और टॉक्स पे मुश्तमिल होता है। और आप IMM तब दे सकेंगे जब कम से कम आपने 2 साल ट्रेनिंग कर ली है और उसके साथ साथ आपने अपना सिनॉप्सिस जमा करा दिया। उसके बाद जब आपका पूरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए और आपका सिनॉप्सिस डिसर्टेशन वगैरह अप्रूव हो जाए तो उसके बाद आप पार्ट 2 दीजिए। पार्ट 2 का रिटर्न है और क्लिनिकल होता है। एक दफ़ा जब आप रिटर्न पास कर लेते हैं तो आपके पास 3 चांसेस हैं जिसमें आप क्लिनिकल पास कर सकते हैं। तो FCPS और MSMD जो है पाकिस्तान में क्लिनिकल साइंस की बेस्ट डिग्री है जो कि आपको कहीं पे भी ले जाएगी। इस तरीके से अगर आप बेसिक साइंसेज में इंटरेस्टेड हैं आप तो भी FCPS कर सकते हैं। अगर आपने मेडिकल एंड अलाइड का पार्ट 1 किया हुआ है तो आप फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में, और अगर आपने सर्जरी या गायनी का पार्ट 1 किया हुआ तो आप एनाटमी में FCPS कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप MPhil करके PhD भी कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल एक्सेल करना चाहते हैं बेसिक मेडिकल साइंसेज में। तो ये है पाकिस्तान का सिनेरियो। लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो बड़ी बड़ी ऑप्शंस हैं वो UK है, USA है, आयरलैंड है एंड किसी हद तक मिडल ईस्ट भी है। लेकिन कॉस्ट का ख्याल कीजिए। मिसाल तौर पर अगर आप USA जाना चाहते हैं तो इससे पहले कि आप अपनी ट्रेनिंग में वहाँ जाएंगे आपको 70 लाख रुपये का तकरीबन एक्सपेंस है जिसकी डिटेल हम आगे बताएंगे। UK में आपको तकरीबन 25 से 30 लाख रुपये का एक्सपेंस होगा आपका, आयरलैंड और मिडल ईस्ट के लिए 7-7 लाख रुपए का।
तो आइए सबसे पहले यूएसए को देखते हैं। यूएसए जाने के लिए आपको यूएसएमएलई करना पड़ेगा, जिसके 2 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 बुनियादी तौर पे बेसिक मेडिकल जो बेसिक साइंसेज हैं उस पर मुश्तमिल होता है, इंक्लूडिंग पैथोलॉजी, कोई ना कुछ डर्माटोलॉजी और बहुत सारी कम्युनिटी मेडिसिन, बायोस्टैट्स इसमें होती है, ठीक है। तो गर्चे आप 3rd ईयर के बाद दे सकते हैं, बट प्रॉबेबली आपको इसको 4th ईयर के फ़ौरन बाद देना चाहिए जब आपने पैथोलॉजी अच्छी तरह कर ली हो, ठीक है। आजकल स्टेप 1 के नंबर नहीं होते, इसका सिर्फ पास एंड फेल ही होता है। स्टेप 1 में टोटल जो है वो 280 MCQs होते हैं और आपको 65% जो है ना पास स्कोर लेना होता है। तो पार्ट 2 जो है एज अगेंस्ट दैट वो आप 4th ईयर के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्लिनिकल साइंसेज पे मुश्तमिल होता है और इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन अगेन इसमें बहुत सारी होती है, बायोस्टैटिस्टिक्स वगैरह बहुत सारी होती है, तो प्रेफरेबल ये होता है कि आप इसको अपने फाइनल ईयर के बाद हाउस जॉब से पहले या हाउस जॉब के दरमियान करें। अच्छा, इसके मार्क्स होते हैं, तो आप 214 मार्क्स इसके पास मार्क्स हैं आउट ऑफ 300, लेकिन 240 अच्छे मार्क्स समझे जाते हैं, 240 से ऑनवर्ड आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद जब आपका पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाता है तो इस बात का ख्याल कीजिए कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी करना है, OET, जिसकी $500 फ़ी है और 2 साल की इसकी वैलिडिटी है। तो ये सारे टेस्ट यानी पार्ट 1 पार्ट 2 एंड OET आप पाकिस्तान में होते हुए कर सकते हैं। अलबत्ता आप देखेंगे कि जो भी अमेरिका में अप्लाई करेगा, ज़ाहिर है उन सब लोगों ने स्टेप 1 स्टेप 2 किए होंगे, तो फिर क्यों कुछ लोगों को रेजिडेंसी मिलती है और क्यों कुछ को नहीं? इसलिए कि जिनको मिलेगी उनके पास UK के एक्सपीरियंस होंगे, उन्होंने इलेक्टिव्स किए होते हैं। इसके लिए आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, इलेक्टिव्स करने पड़ेंगे, उसकी आमतौर पे वो पैसे भी लेते हैं, या ऑब्जर्वरशिप करनी पड़ेगी। जमा वो रिसर्च को बहुत वेटेज देते हैं, तो आपके कम से कम 4 से 7 पेपर्स ज़रूर होने चाहिए जिसमें आप ऑथर हों, और इसके अलावा आपके पास LOR यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो। गर्चे वैसे एक तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके मेडिकल स्कूल से जाता है, लेकिन बाकी 3 पाकिस्तान से आप भेजेंगे तो उसकी इतनी वेटेज नहीं होती है। तो जब आप इलेक्टिव्स या ऑब्जर्वरशिप कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ के फिजिशियन पे बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका हो, ताकि वो आपको अच्छे LORs दें। तो अच्छे अमेरिकन LORs, अच्छे अमेरिकन 2 या 3 दफ़ा का इलेक्टिव का एक्सपीरियंस, रिसर्च के 4-5 पेपर एंड गुड स्कोर इन स्टेप 2 एंड स्टेप 1 का पास होना आपको अच्छी चॉइस, अच्छी ऑप्शन देगा, अच्छी आपके चांसेस होंगे कि इंशाल्लाह आपको गुड मैच मिल जाए। अब आप देखते हैं कि अगर आपने UK जाना हो, UK जाने के लिए प्लैब करना पड़ता है, लेकिन और प्लैब के भी 2 पार्ट होते हैं, प्लैब 1 प्लैब 2। प्लैब 1 पाकिस्तान में होता है और प्लैब 2 सिर्फ मैनचेस्टर में होता है, आपको आपके लिए UK जाना पड़ेगा। तो लेकिन 2024 से प्लैब ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह UKMLE शुरू हो रहा है, लेकिन सुना यही है कि वो भी प्लैब 1 और प्लैब 2 के ही तरीके पे होगा। प्लैब 1 जो है एक MCQ पेपर है और इसको आप पाकिस्तान में रहते हुए दे सकते हैं, जबकि प्लैब 2 एक टोक्स होता है जिसमें 16 स्टेशन होते हैं, जिसमें आपने रोटेट करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्लैब में ये है कि आप प्लैब करने से पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की क्लियरेंस करनी है, यानी आपने IELTS या OET किया हो। फिर दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि $500 इनकी फ़ी है और सिर्फ 2 साल की वैलिडिटी है, इसलिए इसकी टाइमिंग का ख्याल रखिए। अगर इस दरमियान में GMC प्लैब 1 किया आपने, प्लैब 2 किया और GMC रजिस्ट्रेशन पे आप अप्लाई करेंगे, तो अगर GMC रजिस्ट्रेशन की अप्लाई पे आपका OET एक्सपायर हो गया तो आपको ये दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, तो प्लैब 1 तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये 275 पाउंड इसकी फ़ी है, कराची इस्लामाबाद में होता है, पाकिस्तान में आप कर सकते हैं। इसकी स्लॉट्स लेना बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए शुरू में इसकी स्लॉट की तलाश में लग जाइएगा। प्लैब 2 मैनचेस्टर में होता है, उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा और ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, ये बहुत ही एक टेक्निकल सा एग्ज़ाम है, इसलिए इट इज़ हाईली एडवाइज्ड कि आप एग्ज़ाम से 6 हफ्ते पहले वहाँ जाएँ और वहाँ बहुत सारी अकेडमियाँ जो आपको प्लैब 2 के लिए ट्रेन करवाती हैं, उनमें ट्रेनिंग लीजिए। ख़ास तौर पे सैमसम, स्वामी और एस्पायर बहुत ही पॉपुलर हैं, तो वहाँ जाके 4-5 हफ्ते इन अकेडमियों में लगाएं, फिर प्लैब दें, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पास होने का चांस है। तो उसके बाद फिर आयरलैंड है। आयरलैंड के मज़े ये हैं कि वहाँ एग्ज़ाम नहीं देने की ज़रूरत, आपने पाकिस्तान से MBBS किया हो लेकिन हाउस जॉब उनकी प्रिस्क्राइब स्पेशलिटीज़ में किया हो, तो आप आयरिश मेडिकल काउंसिल को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयरिश मेडिकल काउंसिल आपकी एप्लीकेशन लेने के बाद 6-8 महीने बिल्कुल कोई जवाब नहीं देती, वरी ना करें, उसके बाद वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे जब आपकी बारी आएगी, और जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वहाँ जॉब हंट करें। तो जहाँ पे प्लैब अगर आपने किया हुआ है, UK का जॉब हंट जो है वो BMJ के पोर्टल के थ्रू होता है, तो आयरलैंड का जॉब हंट जो है वो IMC की अपनी, आयरिश मेडिकल काउंसिल की अपनी पोर्टल है, उसके थ्रू होता है। तो अब हम फाइनली आते हैं कि मिडिल ईस्ट में 2 ऑप्शंस हैं, एक UAE और कतर की ऑप्शन है और एक सऊदी अरब की। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। UAE और कतर में आप एज सर्विस डॉक्टर भी जा सकते हैं, यानी अगर आपने अबू धाबी जाना है तो HAAD हाद उनका रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम है, वो करें। दुबई में दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्ज़ाम है, कतर में कतर हेल्थ अथॉरिटी का एग्ज़ाम है, और आप एज अ डॉक्टर वहाँ जाके फिर काम कर सकते हैं। या
ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने स्टेप 1 स्टेप 2 किया हुआ है तो इन मुल्कों में यानी अबू धाबी, दुबई और कतर में अमेरिकन हॉस्पिटल्स ने अपनी ब्रांचेस खोली हुई हैं, तो आप वहाँ पे USMLE स्टेप 1 स्टेप 2 की बुनियाद पे ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो जब आप वहाँ ट्रेनिंग का इम्तिहान देंगे तो आपको अमेरिकन बोर्ड की डिग्री मिलेगी, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो आप इन मुल्कों में एज सर्विस डॉक्टर या एज ट्रेनिंग डॉक्टर्स दोनों जा सकते हैं। सऊदी अरब बिल्कुल डिफरेंट है। सऊदी अरब में ट्रेनिंग का कोई सीन नहीं है, वहाँ पे आप अपनी FCPS की बुनियाद पे एज ए स्पेशलिस्ट जाते हैं और वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए 2 पोर्टल्स हैं। एक OEC है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है, तो उनके पोर्टल पे जॉब आते रहते हैं, और दूसरी प्राइवेट एक एजेंसी है अल नजम जो हायरिंग करती है, तो उनके पोर्टल पे भी जॉब आते रहते हैं। वहाँ पे जॉब 3 किस्म के होते हैं कि जब आपने FCPS किया हुआ है, आपका 3 साल से कम एक्सपीरियंस है तो आप अमूमन एज स्पेशलिस्ट जाएंगे, 15 से 20 हज़ार के दरमियान रियाल आपकी पे होगी। अगर आपका 3 से 5 साल के दरमियान एक्सपीरियंस है तो आपकी सीनियर रजिस्ट्रार आमतौर पे हो जाती है सिलेक्शन 18 से 25 हज़ार पे, और अगर आप कंसल्टेंट के तौर पे जाते हैं तो फिर आपको 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन पे 25 से 50 हज़ार रियाल के दरमियान है। अगर आपके पास ब्रिटिश अमेरिकन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है तो फिर भी आप इन्हीं लेवल्स पे जाएंगे, लेकिन आपकी पे तकरीबन इससे 1.5 से 2 गुना तक ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये हैं वो बहुत सारी ऑप्शंस। इसके अलावा एक स्पेशल ऑप्शन और है, उसको कहते हैं क्रूज़ डॉक्टर, कि बहुत बड़े बड़े क्रूज़ चलते हैं जो लोगों को सैर कराते हैं महीने महीने के लिए, तो उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। एक क्रूज़ पे 2 डॉक्टर्स होते हैं। अब आप उस क्रूज़ पे जा सकते हैं, उसके लिए कराची में कुछ कोर्सेज़ होते हैं 6 महीने में। आमतौर पे आप वो छोटे मोटे कोर्सेज़ के मैराटाइन के समंदर में कैसे रहना है और उसके कोई ख़ास जो बीमारी हैं उनके मुतालिक वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब वो आप वो कोर्सेज़ कर लेते हैं, एंड स्पेशली अगर आपका 6 महीने या 1 साल का ICU का एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्रूज़ शिप्स के ऊपर वेंटिलेटर ज़रूर होते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि डॉक्टर ऐसा हो जो वेंटिलेटर से थोड़ी सी नो हाउ रखता हो, तो आपको क्रूज़ पे जॉब मिल सकती है एज अ डॉक्टर। उसमें आप बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि एक दिन आपका ऑन होता है, एक दिन आपका ऑफ होता है। जिस दिन आपका ऑफ है तो अगर क्रूज़ कहीं डॉक हुआ हुआ है उस शहर में जाके सैर कर सकते हैं, आपको दुनिया देखने का मौका मिलता है। आप शिप के ऊपर मौजूद फैसिलिटीज़, खाना पीना, सिनेमाज, ये वो सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं, और तकरीबन 12 से 14 हज़ार डॉलर आपकी पर मंथ पे है। तो आप देखिए कि आपको इसमें से क्या सूट कर रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। 1 2 3 चॉइसेस लें, उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करें एंड अर्ली अपना कैरियर सेंसिबली प्लान करें। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।